बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है और मैं समझता हूँ कि जितना समय उच्च शिक्षा में मैंने दिया है उत्तर प्रदेश में, वो लगभग 43 वर्ष उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को मैंने दिया है, और जिनमें 3 वर्ष कुलपति का था, 26 वर्ष प्राचार्य का था और 13-14 वर्ष की टीचिंग का एक्सपीरियंस मैंने दिया है। और इतने अनुभव के साथ जो मैं बिहार गया हूँ, मुझे लगता है कि बिहार की जो व्यवस्था है वो किसी भी मामले में उत्तर प्रदेश से कम नहीं है। देखिए, एलएलबी का जो प्रकरण हुआ बेहद गंभीर विषय था और दुखद प्रकरण था लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए, कि जिसमें कुलपति के पद पर रहते हुए कोई किसी व्यक्ति का वॉइस रिकॉर्ड पर्चे के बारे में आए और किसी कैंडिडेट से वार्ता करते हुए लीक हो और उसका प्रसारण हो, जिसमें कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा की बातचीत हो। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला चलता है। आदमी अपने बचाव में किसी के ऊपर भी कोई बात करता है, लेकिन अगर प्रश्न बचाने का काम उस समय के तत्कालीन कुलपति ने किया था, तो उससे मेरा नाम मानना या मेरा रोल होना बिल्कुल बेमानी लगता है। तो लगता है कि अपने बचाव में इशू से टालने के लिए लोग इस तरह की बातें करने के आदी होते हैं और ऐसी बातें किया करते हैं। आधा रास्ता कट चुका, अब और हिम्मत दे खुदा, तंज दुनिया के मुख्तसर होने को है। ये चंद पंक्तियां आज की हमारी एक ऐसी शख्सियत को मैंने डेडिकेट की हैं, जिनका काम और जिनका अंदाज ही जिनकी पहचान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर एसपी सिंह जी की, जिन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहते हुए बहुत सारे काम किए और आज भी उनका काम स्टूडेंट्स में याद किया जाता है और कोई भी उनके काम को भूला नहीं है। और अब उन्हें हाल ही में एलएन यूनिवर्सिटी मिथिला दरभंगा की जिम्मेदारी मिली है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अभिनंदन आपका कौशकी, इस काम के लिए जो आज के लिए आज आप मेरे साथ हैं और एक शुभ संदेश देना चाहती हैं समाज को। थैंक यू सो मच। पहले सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। दिवाली कैसी मानी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए सर, थोड़ा सा और मुद्दों पे बात कर ली जाती है। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहे और आपने, हम लोग की लास्ट टाइम सर बात हुई थी, आपको अगर याद हो तो आपने कहा था जब आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से जाएंगे, आपने एक डायलॉग बोला था, मुझे याद है, कि मैं विश्वविद्यालय की हवाओं का रुख बदल दूंगा। और आपको रिसेंटली सितंबर अक्टूबर में लास्ट ईयर आपको नहीं, अभी रिसेंटली आपको जिम्मेदारी मिली एलएन यूनिवर्सिटी की। तो लखनऊ से बिहार कैसा एक्सपीरियंस? देखिए, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है और मैं समझता हूँ कि जितना समय उच्च शिक्षा में मैंने दिया है उत्तर प्रदेश में, वो लगभग 43 वर्ष उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को मैंने दिया है, और जिनमें 3 वर्ष कुलपति का था, 26 वर्ष प्राचार्य का था और 13-14 वर्ष की टीचिंग का एक्सपीरियंस मैंने दिया है। और इतने अनुभव के साथ जो मैं बिहार गया हूँ, मुझे लगता है कि बिहार की जो व्यवस्था है वो किसी भी मामले में उत्तर प्रदेश से कम नहीं है, वो श्रेष्ठ व्यवस्था है। सर, आपको याद होगा कि अभी लगभग 1 साल हो चुका है एलएलबी प्रकरण लीक वाला, बहुत हाईलाइट हुआ था वो मसला। एसटीएफ की जांच भी बैठी थी उसमें, और आपका कार्यकाल भी 1 महीने पहले पूरा हो गया था और आपका नाम भी उसमें आ गया था। पता नहीं रीजन जो भी हो, वो तो आप ही बेहतर बताएंगे। और उसके बाद फिर आपको एक यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी, इस पूरी चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एलएलबी का जो प्रकरण हुआ बेहद गंभीर विषय था और दुखद प्रकरण था लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए, कि जिसमें कुलपति के पद पर रहते हुए कोई किसी व्यक्ति का वॉइस रिकॉर्ड पर्चे के बारे में आए और किसी कैंडिडेट से वार्ता करते हुए लीक हो और उसका प्रसारण हो, जिसमें कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा की बातचीत हो। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला चलता है। आदमी अपने बचाव में किसी के ऊपर भी कोई बात करता है, लेकिन अगर प्रश्न बचाने का काम उस समय के तत्कालीन कुलपति ने किया था, तो उससे मेरा नाम मानना या मेरा रोल होना बिल्कुल बेमानी लगता है। वो लगता है कि अपने बचाव में इशू से टालने के लिए लोग इस तरह की बातें करने के आदी होते हैं और ऐसी बातें किया करते हैं। पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी संभाली, अब बिहार यूनिवर्सिटी में। बिहार यूनिवर्सिटी में आपका किन किन मुद्दों पर, बिंदुओं पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा? देखिए, मैं एक विशुद्ध रूप से कर्मयोगी हूँ और काम करता हूँ, किसी तमाशे में विश्वास नहीं करता हूँ और शिक्षा में एक सुधार की व्यवस्था अपनाता हूँ, एक दृढ़ नींव रखता हूँ
और एक सृजन की दिशा में काम करता हूँ, निर्माण की दिशा में काम करता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो सुधार मैं दूँ वो अस्थायी सुधार हो। यहाँ नेशनल कॉलेज में 26 वर्षों में जो सुधार मैंने दिया वो इतना अस्थायी सुधार रहा और उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि बढ़ा कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान और द वीक मैगजीन उसे टॉप 20 कॉलेज ऑफ द कंट्री में रैंक करने लगे। उस कॉलेज को नैक का A+ का कॉलेज बनाया, उस कॉलेज को ऑटोनमस कॉलेज बनाया, उस कॉलेज को पोटेंशियल विद एक्सीलेंस का कॉलेज बनाया, उस कॉलेज को दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र का स्किल डेवलपमेंट का MOOC BOOC और रिसर्च का प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके लड़के प्लेसमेंट में जाने लगे। मैं समझता हूँ कि इन सुधारों के साथ जब मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया तो संभवतः जो चुनौतियाँ लखनऊ विश्वविद्यालय की थी, और वो सामान्यतया वही चुनौतियाँ होती हैं जो सारे विश्वविद्यालय की होती हैं, कि वहाँ काम करने का माहौल कम होता है और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत ज़्यादा चाहिए, तभी आप कोई काम कर सकते हैं। वैसे भी सामान्यतया सृजन का जो रुख होता है, सृजन करने के लिए या निर्माण करने के लिए आपको 2 शक्तियों से लड़ना पड़ता है। एक तो नेगेटिव शक्तियों से जो उसकी बाधा हर समय रहती रोकती हैं, और दूसरा एक पॉजिटिव माहौल का सृजन करना पड़ता है, तभी आपका सृजन का कार्य हो सकता है। तो इसमें जो 90% की ऊर्जा है वो लड़ने में जाती है और 10% की ऊर्जा काम करने में जाती है। मेरा भी कुछ ऐसे ही हुआ, लेकिन शुरुआती दौर में 90% की ऊर्जा को हमने आगे जाकर के काम करने की ऊर्जा में कोई कमी नहीं होने दिया। परिणाम ये रहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने जो परिवर्तन किया वो परिवर्तन कई दिशाओं का परिवर्तन था, और वो मील का पत्थर हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए। जैसे आप समझिए कि मैंने विद्यार्थियों के हित में, समाज के हित में वहाँ पर 3 तरह के कोर्सेज को बढ़ाने का काम किया। एक, हमने इंजीनियरिंग फैकल्टी की स्थापना वहाँ की, जो आज भी प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी के रूप में उभर करके आई। उसके लिए हमने सारे अवस्थापना सुविधाएं दी, बिल्डिंग का निर्माण कराया, हॉस्टल का निर्माण कराया, नए कोर्सेज का किया, फैकल्टी का निर्माण किया। आज वो स्थापित हो गया है इंजीनियरिंग फैकल्टी लखनऊ विश्वविद्यालय। इसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में यहाँ के बच्चे पढ़ने ना जाएं लखनऊ के, वो सुविधा यहीं मिले। 8 सब्जेक्ट में ऑनर्स का कोर्स स्थापित किया। 8 सब्जेक्ट में ऑनर्स कोर्स का स्थापित किया। इसी तरह से हमने 6 शोधपीठ की स्थापना की, जिसमें अभिनव गुप्त शोधपीठ का भवन भी निर्माण कराया, अभिनव गुप्त शोध संस्थान का भवन भी निर्माण कराया, दीनदयाल उपाध्याय केंद्र का, महात्मा गांधी सृजन पीठ का, ये सब सरकार से मिलकर के 6 शोधपीठों का स्थापना की। ONGC में 5 नए कोर्सेज इंस्टीट्यूट की स्थापना की सरकार के पैसे से, जिसमें 100% एक कोर्स तो ऐसा रहा जिसका 100% प्लेसमेंट विदेशों में हुआ। 20 की सीट थी, 20 के प्लेसमेंट विदेशों में हुए। तकनीकी रूप से हमने बहुत सारा पाठ्यक्रम का सुधार किया कि जो पाठ्यक्रम एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ हो, समाज तक पहुंचे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपनी चर्चा में, उद्घाटन में कहा कि विश्वविद्यालय ऐसे कार्यक्रमों को चला रहा जो एक्सटेंशन कार्यक्रम उसके हैं, जो समाज से जुड़ रहे हैं, समाज के तबकों को लाभ पहुंचा रहे हैं, आउटकम दे रहे हैं, उन काम किया। पूरे कोर्स को ऑनर्स में कन्वर्ट कर दिया। शायद प्रदेश का, देश का पहला विश्वविद्यालय होगा प्रदेश का कि जिसके डिग्री कॉलेजेस में भी ऑनर्स कोर्स और डिग्री कॉलेजेस में सेमेस्टर कोर्स हमने लागू किया, और एग्जाम के पूरे पैटर्न को बदल दिया। OMR पैटर्न पर एग्जाम, OMR पर रिजल्ट, और स्कैन करके रिजल्ट को लेने का काम, टेबुलेशन चार्ट को काम, टोटलिंग ना करने का काम, एकदम आमूलचूल परिवर्तन रिजल्ट में, इम्तहान में हमने कर दिया। नकल विहीन परीक्षा, कुछ भी नकल नहीं, कुछ भी चीजें नहीं। एडमिशन को हमने ऑनलाइन लिया, काउंसलिंग ऑनलाइन लिया, जो सिस्टम को आज भी अपनाया जा रहा है। इसके अलावा कैंपस के ब्यूटिफिकेशन का काम, 5 हॉल के ब्यूटिफिकेशन का काम हमने किया, जिसमें मालवीय सभागार भी है, जिसको ऑनलाइन किया, ऑनलाइन स्क्रीन पर हमने लिया। DPA का सभागार है, राधा कुमुद मुखर्जी का सभागार है जो सोशल वर्क डिपार्टमेंट में है, उसको हमने नवनिर्मित किया। मालवीय कौटिल्य सभागार है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, उसको हमने रिनोवेट किया, उसको सुंदर बनाया। 5 भवन विश्वविद्यालय के अंदर नए बनवाए हमने। आर्ट्स फैकल्टी में अटल बिहारी वाजपेयी का ब्लॉक बनवाया हमने। उर्दू फैकल्टी का एक्सटेंशन हमने दिया। दीनदयाल शोधपीठ के लिए और कॉमर्स फैकल्टी में हमने कोर्सेज का नाम दिया, नए कोर्स हमने डाले। टैगोर लाइब्रेरी का एक्सटेंशन किया, ई लाइब्रेरी, ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी का एक सिस्टम हमने दिया, जो इस कोविड में काम आया। ये मेरी देन है वहाँ पर, जो इस कोविड में ऑनलाइन एजुकेशन में काम आया। इसके अलावा दीनदयाल शोध अभिनव गुप्त संस्थान की बिल्डिंग हमने बनवाई वहाँ पर। तमाम सारे हॉस्टल्स का रिनोवेशन हमने करवाया।
एक तरफ से हॉस्टल की रोड की सारी रोड का जो एक विस्तारीकरण था, चौड़ीकरण था, वो चौड़ीकरण हमने किया। इंजीनियरिंग फैकल्टी में हॉस्टल, इंजीनियरिंग ब्लॉक, रोड का चौड़ीकरण, एक बैंक का ब्लॉक, ये हमने किया। पार्किंग, पूरी की पूरी पार्किंग हमने मेट्रो से बनवाई, लखनऊ विश्वविद्यालय की, जो आर्ट्स और साइंस के सामने की पूरी पार्किंग हमने बनवाई। बैंक के सामने की पार्किंग हमने बनवाई। हमने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर 3 साल में मैंने दिया, उसका कोई जवाब नहीं था। और फीस भी मैंने 68 करोड़ रुपए की इनकम लखनऊ विश्वविद्यालय की जनरेट की। 68 करोड़ एनुअल, और लगभग 12 करोड़ से ज्यादा की सेविंग हमने क्रिएट की। जो अननेसेसरी के एक्सपेंडिचर्स थे, जो मिसयूज हो रहे थे फंड का, उसको हमने चेक बैलेंस लगाया, जिसके नाते उसको हमने किया। तो जाहिर सी बात है, जब इतने सुधारों के साथ कोई व्यक्ति 3 साल के लिए आएगा, तो कठोर निर्णय तो लेने पड़ेंगे, और उस कठोर निर्णय के साथ जब एग्जीक्यूशन होगा उस कठोरता के साथ, तो तिलमिलाहट और थोड़ी सी कड़वाहट तो आएगी कहीं ना कहीं लोगों। तो इसी चीज को आप आगे भी बिहार यूनिवर्सिटी में भी कंटिन्यू करेंगे? देखिए, एक आदत होती व्यक्ति, और इस 44 साल के अनुभव के बाद अब मैं 44वें साल के एक्सपीरियंस के साथ बिहार में कुलपति के रूप में हूँ। तो 43 वर्षों का एक अनुभव और कार्य करने का ढंग, एक शैली, एक अंदाज जो बना है, ये सीख जो हमारे पास है, वो अब 44वें वर्ष में परिवर्तित होने नहीं जा रही है। मैं समझता हूँ उसी तेवर और उसी अंदाज के साथ काम होगा, जैसे यहाँ हुआ है वहाँ भी काम होगा। यहाँ विश्वविद्यालय में हमने विद्यार्थियों के ऑनलाइन फीडबैक को लिया और दिया। रिसर्च के प्रमोशन के लिए हमने स्टूडेंट्स के लिए उनके जो पब्लिकेशन है उसको हमने कैश रिवार्ड दिया, हमने टीचर्स को कैश रिवार्ड दिया, बुक पब्लिकेशन को कैश रिवार्ड दिया। एक अलग से फंड हमने सीड मनी रखी रिसर्च के लिए, और रिसर्च के लिए हमने काम किया। ये सारे काम जो हमने किए हैं, फीडबैक का काम, स्टूडेंट मेरिटोरियस स्टूडेंट काउंसिल हमने यूनिवर्सिटी में बनाया, कि ऐसे 22 बच्चे थे जो टॉपर्स थे हर क्लास के, उनकी एक काउंसिल हमने बनाई, उनके सुझाव लिए, उनके सुधार लिए, उसके साथ विश्वविद्यालय को लीड किया। तो वापस आते हैं बिहार यूनिवर्सिटी पे। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में सर आपको क्या लगता है कि जैसे मैंने पहले पूछा कि किन बिंदुओं पर फोकस लगता है, जब आप वहाँ पे गए तो आपको क्या लगा कि अभी सबसे पहले हमको इन चीज़ों में सुधार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। हर यूनिवर्सिटी चलने का एक क्रम होता है, और कुलपति आते हैं और कुलपति जाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय उसी स्थान पर अस्थायी रहता है। होता क्या है कि अमूमन कई उद्देश्यों के साथ कुलपति आते हैं। मैं चुनौती तो नहीं दे सकता, सब में सामर्थ्य कम थी या मुझ में ज़्यादा है, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक सिलसिला चलता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आगे की तरक्की के लिए मार्ग तय करते हैं और एक फाउंडेशन स्टोन रखते हैं। वो अगर किसी ने रखा है, फाउंडेशन स्टोन रखा है, तो आगे चलने के लिए मार्ग जो दिख रहा है उस पर आदमी तेजी के साथ चलता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने फाउंडेशन स्टोन रखा, और स्टोन रखने के बाद उस पर अपनी रेल को चलाया, तरक्की के मार्ग को चलाया। मैं समझता हूँ वहाँ भी बहुत सारे कामों में मुझे फाउंडेशन स्टोन रखने होंगे। वो चीज़ें उस रूप में नहीं है जिस रूप में होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका फाउंडेशन स्टोन नहीं होगा, आपकी जो कल्टीवेशन बहुत बेहतर नहीं होगा, तब तक आगे की जो क्रॉप आप लेना चाहते हैं, आउटकम लेना चाहते हैं, वो सुंदर नहीं होगा। स्ट्रेटेजी तैयार हो रही होगी इसके लिए? बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैंने तैयार कर ली हैं, उस पर अच्छा, आपने तैयार कर ली? कुछ अगर 1-2 बताइए। बेसिकली ऐसे समझिए उसको कि जो कुलपति वहाँ पहले थे, उनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म हुआ, और अप्रैल के बाद से वहाँ 6 महीने के दौरान, 7 महीने के दौरान कार्यकारी कुलपति एक 6-7 महीने थे और एक 1 महीने थे। फिर मुझे चार्ज मिला। बड़ी मोटी बात थी मेरे लिए, तो बड़ी चुनौती ये थी कि जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको रिजल्ट देना था, उनका परीक्षा होनी थी, क्योंकि एनुअल सिस्टम वहाँ है, और एनुअल सिस्टम की परीक्षाएं मार्च में शुरू हो जाती हैं, तो उनकी परीक्षा नहीं हुई थी। तो बड़ी चुनौती मेरे लिए उनकी परीक्षा थी। जो अगला एडमिशन होता है उसकी प्रक्रिया भी फरवरी-मार्च से शुरू हो जाती है, और तभी जून में हम एडमिशन कंप्लीट कर पाते हैं। वो एडमिशन भी नहीं हुआ था। पहुंचते ही बीएड का एंट्रेंस वहाँ कराना था मुझे, वो एंट्रेंस करा के, ऑनलाइन काउंसलिंग करा के वो एडमिशन मुझे कंप्लीट करना था। इन तीनों चीज़ों को 1 महीने के अंदर मैंने खत्म कर दिया। 1 महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर खत्म कर दिया। अब उनकी पीएचडी का भी एंट्रेंस में लेने जा रहा हूँ, वो भी इसी दिसंबर में मैं खत्म कर दूंगा। यानी जो बैकलॉग दिसंबर का था उसे दिसंबर में मैंने खत्म कर दिया। और रिजल्ट भी 3rd ईयर का, मैंने आप विश्वास नहीं कर पाएंगे शायद, इस 20 दिनों के अंदर मैंने इम्तिहान लेकर के रिजल्ट भी डिक्लेयर करा दिया 3rd ईयर का। सारे बच्चों के हाथ में मार्कशीट। वही तेजी जैसे यूनिवर्सिटी में थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वही तेजी यहाँ पे उसी तेजी के साथ, उसी तेवर के साथ काम होगा, क्योंकि ये 2 चीजें हैं। मेरा उद्देश्य दूसरा है। मेरा मानना ये है, ये विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए है,
तो विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित हो, अच्छे विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित हो, उनकी क्लासेस सुनिश्चित हो, उनकी पढ़ाई सुनिश्चित हो, उनका टाइम से परीक्षा हो और टाइम से परीक्षा फल निकले, ईमानदारी के साथ परीक्षा, ईमानदारी के साथ परीक्षा फल। ये चीज़ें जब निकलती हैं तो दो बड़ी क्राइसिस विश्वविद्यालयों की होती हैं पहचान की। प्रत्येक व्यक्ति पहचान के लिए लड़ता है, राइट। उसकी ख्वाहिश ही होती है हमारी पहचान बने, हमारी पहचान स्थापित हो, अगर बनी हुई तो उससे आगे चले और आगे चले और आगे चले और आगे चले। यही संस्थाओं की जरूरत होती है कि एक संस्था की अगर पहचान है तो किसी और ने पहचान बनाई, हमने नहीं बनाई उसकी पहचान। हमारा मानदंड तो ये होना चाहिए किसी ने अगर बनाई है तो उसमें कितने % और पहचान हम बढ़ा करके जा रहे हैं, उसकी गुडविल को कितने और % बढ़ा करके हम जा रहे हैं, प्रचार करके नहीं, काम करके कितना बढ़ा करके जा रहे हैं, ये माने रखता है। तो उस गुडविल को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जो प्रिय काम भी होते हैं, अप्रिय भी काम होते हैं, और उसके लिए एक बड़ी योजना बनानी पड़ती है। आपको घर का निर्माण करना है तो कितनी मंजिल तक आप घर को ले जाएंगे, ये सोच करके ही नींव डालनी पड़ेगी। हमें 3 साल जिंदगी काट करके चला आना है या विश्वविद्यालय की लॉन्ग लाइफ को लेकर के आगे चलना है। तो इसलिए योजनाएं तो दीर्घकालिक बननी चाहिए, विश्वविद्यालय की 60-कालिक योजना बननी चाहिए। जब आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे तो आपको एक सख्त डिसिप्लिन वीसी के रूप में देखा था, तो आप जब लोग मतलब ऐसा होता है कि सर एक होता है ना कि आज का जो माहौल है कि बहुत से ऐसे वीसीज भी आते हैं जो बड़ा कूल टेम्परामेंट के होते हैं, आपको शायद ये समझाया जाता है, आज हम इस चीज़ को भी चाहेंगे आप क्लियर कर दीजिए कि आपको एक बहुत सख्त रवैये के साथ और अपने डिसीजंस पे एकदम बिल्कुल सख्त मतलब रहने वाले इंसान के रूप में देखा जाता है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए 2 चीजें हैं, स्वभावगत और उद्देश्यगत और इच्छागत या फिलॉसफी के हिसाब से, दर्शन के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति का एक मार्ग होता है, उसका एक लक्ष्य होता है और उसी हिसाब से उसकी पर्सनालिटी बनती है और वो आगे परसेप्शन में भी आती है, वैसे वो काम करता है। मैं ये समझता हूँ कि व्यक्ति जो है वो तय करता है पहले कि उसे दिमाग में क्या चाहिए, कैसा वो बनना चाहता है, कैसा परसेप्शन चाहता है, कैसा स्वरूप चाहता है। तो निश्चित रूप से अगर उसकी कोई योजना बनती है कि हम विश्वविद्यालय को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं, छात्रों की तरक्की हम समाज की तरक्की से जोड़ना चाहते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से हम कंपेयर कराना चाहते हैं मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों के, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को, तो एक उद्देश्य बना। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए फिर आपको तमाम नीतियों को बनाना पड़ेगा, जो शिक्षा के क्षेत्र में भी होंगी, प्रशासन के क्षेत्र में भी होंगी और जो डिसिप्लिन होगा उसमें भी होंगी, सुधार की दिशा में भी होंगी, फैसिलिटीज की दिशा में भी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में भी होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो वो जब आप तैयार करेंगे, वो जब आप बनाएंगे तो आपके मन में कहीं ललक होगी, जो हमने बनाया है A to Z फार्मूला वो कहीं चूकने ना पाए, नहीं तो परिणाम जो हम चाहते हैं वो परिणाम नहीं आएगा। तो चूकने ना पाए इसके लिए आप सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, हर चीजों का सिस्टमेटिक काम लेने की कोशिश करेंगे, तो उसमें शक्ति स्वाभाविक है। अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं तो आपको परिणाम लेने के लिए शक्ति करनी पड़ेगी, हर आदमी का टास्क देना पड़ेगा और टास्क मास्टर बनना पड़ेगा। और टास्क मास्टर जैसे आप बनेंगे तो थोड़ी सी आपको कठोरता लेनी पड़ेगी, थोड़ी शक्ति लेनी पड़ेगी। तो वो शक्ति तो अच्छे काम के लिए, जैसे बड़ी बीमारी के लिए कड़वी दवा है, वैसे विश्वविद्यालय की तरक्की के लिए, छात्रों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के हित के लिए ये एक कड़वी दवा है, छोटी सी शक्ति, इसे लेना पड़ेगा। और 2-4 महीने लेने के बाद ये फिर मीठी दवा में कन्वर्ट हो जाती और परिणाम अच्छा हो जाता है। इसलिए सख्त रहना और उद्देश्यों पर अपने अडिग रहना, अमल करना, ये तो बड़ा स्वाभाविक है। अगर कोई व्यक्ति जीवंत होगा, जो उद्देश्यों के प्रति लालायित होगा, जो आउटकम चाहता होगा, तो उसके लिए बड़ा जीवंत कार्य है। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछे सर, दीक्षांत समारोह में आप क्यों नहीं गए? नहीं, दीक्षांत समारोह लखनऊ विश्वविद्यालय या कोई वो तो दीक्षांत से तो सामान्य हुआ करता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो लखनऊ विश्वविद्यालय का 100वां वर्ष चल रहा है, बड़ा भाग्यशाली वर्ष होता है विश्वविद्यालय का, उसमें मुझे 24 तारीख का एक निमंत्रण है कि आप आइए और एल्यूमिनी एसोसिएशन उस दिन मीट करेगा, आप आइए। लेकिन मेरी अपनी कार्य व्यवस्था है बिहार में रहने के नाते, इसलिए मैं 24 को नहीं रह पाऊँगा, मैंने क्षमा याचना कर दी। अंत में हम चाहेंगे कि आप LN मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बीइंग अ वीसी एक मैसेज दूं। देखिए, परिश्रम के अलावा और कोई मार्ग किसी के पास अच्छा मार्ग नहीं है। मार्ग तो बहुत सारे होते हैं, जो अच्छा लगे
रुचिकर लगे वो मार्ग है, लेकिन जो रुचिकर लगता, प्रियकर लगता, वो श्रेयस्कर हो, ऐसा शायद होता नहीं है। तो मेरी अपनी राय में तो संदेश यही होगा कि जो मेहनत का मार्ग है, जो परिश्रम का मार्ग है, वही श्रेयस्कर है और उसी मार्ग को सबको अपनाना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि प्रतियोगिता है और कड़ी प्रतियोगिता है, तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना और आगे बढ़ना है, इसलिए उसके लिए परिश्रम और गुणवत्ता के साथ परिश्रम, उद्देश्य के साथ परिश्रम, डिसिप्लिन के साथ परिश्रम, डेडिकेशन के साथ परिश्रम, तभी कुछ हमें परिणाम, सार्थक परिणाम मिलते हैं। मैं समझता हूँ विद्यार्थियों के लिए संदेश अपने आप में पर्याप्त संदेश होगा। सर वैसे मैंने लास्ट बोला था एक क्वेश्चन और जोड़ना चाहेंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में और मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में मेजर डिफरेंस आपने क्या देखा? देखिए दो फर्क है, बड़ा सीधा फर्क है। देखिए मिथिला यूनिवर्सिटी 50 वर्ष लगभग होने जा रही है और उसका 50वां वर्ष मुझे गोल्डन जुबली ईयर मनाना पड़ेगा। व्हाट अ कोइंसिडेंस कि 100 साल अभी 100 साल की तैयारी करके गया, अब 50 साल वाले की तैयारी करनी है और 50 साल को मनाना होगा। यहाँ मुझे मनाना नहीं था, तैयारी करनी थी। वहाँ आपको मनाना है? वहाँ मुझे मनाना भी और तैयारी भी करनी है, क्योंकि वो मेरे ही कार्यकाल में पड़ेगा। यहाँ मेरे कार्यकाल के बाद पढ़ाई है, तो तैयारी करनी है। अब ये उद्देश्य मैं छोड़ता कि जो आएगा वो तैयारी करेगा, तो शायद जो आता उसके हिस्से में 2-4 महीने का समय, 5 महीने का समय होता। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे बजट का काम हुआ, ये अच्छा सवाल आपने किया, तो बिना बजट के तो कोई काम हो नहीं सकता। और 100 वर्ष की पुरानी बिल्डिंग का बजट बनेगा, रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का, पुताई का, उसके अच्छा लगने का, आउटलुक का, उसकी फसाड लाइट का। तो ये लाइट तो 3 महीने में तो नहीं बनी, ये मेरी योजना में थी और मैंने उसका MOU साइन किया और फसाड लाइट लगी। इसी तरीके से जो उसकी पुताई और उसका बजट था 4 करोड़ रुपए का बजट मैंने पिछली मीटिंग में सैंक्शन करा के बजट रखा था इसका। ये काम जो भी आएगा वो करेगा और ये बजट उसके साथ चाहिए। बजट ना होता तो काम ना होता। तो ये योजना बनाने की बात होती है ना, करता तो आगे वाला एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मुझे कुछ हेरिटेज में मिला तो मैं उसको आगे ले जाऊंगा, दूसरे को मिलता है मैं छोड़ के आऊंगा, आगे वाला दूसरा ले जाएगा। ये तो रिले रेस है, लेकिन रिले रेस में पीछे वाला स्लो दौड़ा है तो आगे वाला रिजल्ट नहीं दे पाएगा। पिछले वाले ने अगर रेस कवर किया है तो आगे वाला रिजल्ट अच्छा दे जाएगा। कहीं ऐसा नहीं लगता कि मेहनत हम करें, क्रेडिट कोई और है? नहीं, ये तो चेन है ना, किसी और की क्रेडिट, मेहनत नींव हमने रखी नहीं तो किसी और की हुई क्रेडिट को हमने भी तो लिया। ये तो चेन है ना, तो ये तो चेन है, चेन में ये चीजें चलती रहेंगी। तो जब तक हमारा बैटन रहे तब तक हमारे हाथ में बैटन है, फिर बैटन ट्रांसफर होना है, किसी और के हाथ में बैटन जाना है, तो ये तो बदलता जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका कौशकी, और आपके नए चैनल के लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आप और अच्छा करते हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं और अच्छा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। आप देखते रहिए अतिथि उवाच कौशिकी के साथ।